दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही हैं उसके लिहाज से ये टॉपिक हमें डिटेल में समझना जरूरी है। तो क्या है ये टॉपिक? एक्चुअली ट्रंप के द्वारा जो 25% का टैरिफ लगाया गया है उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे दिख सकता है, इस इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस 25% टैरिफ का पड़ेगा, और पड़ेगा तो किन सेक्टर्स पे पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर इसका इंपैक्ट इतना नहीं आना चाहिए, साथ में भारत की तरफ से अब क्या एक्शंस लिए जाएंगे ट्रंप के इस टैरिफ के द्वारा के बाद में, यानी भारत कैसे अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा ट्रंप के टैरिफ के बाद। इन सब चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे, हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते, जब राष्ट्रपति का चुनाव जीते यूएस राष्ट्रपति का, तो वहां से ही डोनाल्ड ट्रंप की एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, अमेरिका बीइंग अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ये कोशिश करता है कि अगर मान लीजिए जो अमेरिका दूसरी कंट्रीज के गुड्स को इंपोर्ट करता है, तब वो अगर टैरिफ्स कम लगाता है या टैक्सेस कम लगाता है, तो जब अमेरिका के गुड्स दूसरे देशों में जाएं तो वहां पर भी वो देश टैरिफ और टैक्सेस कम लगाएं। लेकिन अब हो क्या रहा था बहुत टाइम से कि जब अमेरिका अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो जिन कंट्रीज में वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है वो वहां पर टैरिफ और ड्यूटी ज्यादा लगा रहे थे। तो ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव जीते तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हम भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अगर आप हमारे गुड्स पर टैरिफ और टैक्सेस ज्यादा लगाओगे तो रिटर्न में हम जब आपके गुड्स पर भी, जब आपके गुड्स अमेरिका आएंगे तब हम उन पर भी टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। अब भारत के संदर्भ में भी यही हुआ। भारत के संदर्भ में ट्रंप ने कहा है कि हम 25% टैरिफ इंपोज करेंगे। और अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए यूएस एज अ ट्रेडिंग पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का बहुत बार यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस भी रहता है। तो ऐसे में इंडिया के लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे, ट्रंप इम्पोज अ 25% टैरिफ ऑन सेलेक्टेड इंडियन एक्सपोर्ट्स इन 2025। तो ऐसा क्यों एक्चुअली किया गया? पहली बात तो उन्होंने कही कि इंडिया अमेरिका के गुड्स पे टैरिफ ज्यादा लगाता है। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग भी कहा था। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई एक तो आप टैरिफ ज्यादा लगाते हो, दूसरा ट्रंप इस बात से भी काफी नाराज है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। तीसरी चीज जो है वो है कि इंडिया में अमेरिका के अमेरिका को एक्सेस प्रोवाइड करना है, स्पेशली एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, वहां पर इंडिया उनको इतना एक्सेस दे नहीं रहा है। यानी कि तीन मेजर कारण है। पहला तो क्या हुआ कि इंडिया जो है वो टैरिफ ज्यादा लगाता है, दूसरा रशिया से जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो, और तीसरा इंडिया लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है यूएस को कि वो इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो। तो ये तीन मेजर कारण है। अब अगर हम बात करें कि ये ट्रंप के टैरिफ लगाने से जीडीपी के ऊपर कितना इंपैक्ट आ सकता है, तो भारत की जीडीपी पे 0.1 टू 0.4% का इंपैक्ट यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर टैरिफ ज्यादा लगेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे अमेरिका में, तो भारत के एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे, और जब भारत के एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे या भारत के गुड्स महंगे होंगे, तो अमेरिका के जो सिटीजन है वो इंडिया के बजाय दूसरे देशों के या अमेरिका के गुड्स को प्रेफर करेंगे। तीसरी चीज, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? यानी कि जब हम ये बात करें कि जो हमारे बेसिक चीजें, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेमिटेंसेस एंड ये सब चीजें, जब इनमें इनफ्लो ऑफ करेंसी, इनफ्लो ऑफ डॉलर कम हो जाए और आउटफ्लो ऑफ रुपी ज्यादा हो जाए, हमारी करेंसी ज्यादा बाहर जाए, मतलब हमारे पेमेंट ज्यादा हो रहे हो और हमें पैसा कम रिसीव हो रहा है, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट इसको कहते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.9% ऑफ जीडीपी जो हमने एक बनाया था उससे ज्यादा जा सकती है। अभी डिपेंड करेगा कि इंडिया कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और कितने और अदर गुड्स को इंपोर्ट करता है। फिर इससे इन्वेस्टमेंट डिले भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, बहुत ज्यादा एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि कैसे अमेरिका रिएक्ट करेगा, कैसे इंडिया रिएक्ट करेगा। तो इन सब चीजों की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है उनमें डिले हो सकता है। तो पहली तीन चार चीजें तो हमें समझ में आई कि जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ेगा भारत का, ऐसी संभावना है, इन्वेस्टमेंट में डिले हो सकता है।
अब ये जानेंगे कि सेक्टोरल इंपैक्ट, कौन कौन से सेक्टर्स पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है। तो पहले देखिए आईटी सर्विसेज, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम ये कहें कि इंडिया का एक मेजर चंक जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईटी सर्विसेज से होता है। तो आईटी सर्विसेज पे अभी कोई एज सच डायरेक्ट टैरिफ नहीं है, लेकिन आगे जाकर इस पर क्या बदलाव हो सकते हैं ये अभी क्लियर नहीं है। दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करंटली अनअफेक्टेड है, लेकिन आगे एनर्जी ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में एनर्जी प्रोडक्ट्स पर भी क्या आगे अमेरिका का स्टैंड होगा, इस पर भी अभी ज्यादा बात नहीं हुई है। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले टेक्सटाइल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत ने $11 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है, और टैरिफ एक्सपोजर यहां पर काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, ये इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि जिससे इंडिया अच्छा खासा रेवेन्यू डिराइव करता है। वो $10 बिलियन का हम एक्सपोर्ट यूएस को कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी टैरिफ एक्सपोजर हाई होता दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो $8 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, और यहां पर अभी मॉडरेट इंपैक्ट दिख रहा है। फिर लेदर एंड फुटवेयर भी हमने $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, इस पर भी हाई इंपैक्ट। श्रिम्प और एनिमल प्रोडक्ट्स $4.2 बिलियन का, इसके ऊपर भी हाई इंपैक्ट दिख सकता है। केमिकल्स $2.3 बिलियन का, इस पर मॉडरेट इंपैक्ट। और स्टील एंड मशीनरी जो है वो भी हम $9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, इन पर भी हाई इंपैक्ट दिखता है। तो यानी कि ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे कुछ लगभग 7-8 गुड्स हैं जिन पर इंपैक्ट ऑफ टैरिफ थोड़ा हाई दिखता है, और ऐसे में इंडिया के लिए एक कॉज ऑफ वरी हो जाता है, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं, ये वो गुड्स हैं जिनको इंडिया यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो 2-3 बेनिफिट्स आए, एक तो आईटी सर्विस में कि अभी तक उस पर एज सच कोई बात नहीं हुई है, और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी एज सच कुछ बात नहीं है, तो ये एक साइन ऑफ रिलीफ भी है इंडिया के संदर्भ में। फिर अगर हम बात करें बिजनेस लेवल चैलेंजेस, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट ना सिर्फ इकोनॉमीज पे, जीडीपीज पे, इन सब पे पड़ता है, बल्कि हमारे बिजनेसमैन पर भी आएगा, इनके इन्वेस्टमेंट, उनके प्रॉफिट मार्जिन भी इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो एक्सपोर्टर्स इन थिन मार्जिन सेक्टर लाइक एपरल, ज्वेलरी एंड फुटवेयर विल फेस द हार्डेस्ट स्क्वीज सॉरी। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होगा वो होगा एपरल, ज्वेलरी और फुटवेयर इंडस्ट्री वाले व्यापारियों को या बिजनेसमैन को। दूसरा, प्राइसिंग डायलेमा, कंपनीज मस्ट चूज बिटवीन एब्सॉर्बिंग कॉस्ट, हर्टिंग प्रॉफिट और रेजिंग प्राइस, रिस्किंग मार्केट शेयर। तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक डायलेमा में भी रहेगी कि या तो अपने प्रॉफिट को कम कर ले, भाई प्रॉफिट उनके कम हो जाएंगे जब टैरिफ ज्यादा लगेंगे, या फिर वो अपने अगर प्राइस को बढ़ाएं, अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि भाई टैरिफ तो तब भी लगेगा। यानी कंपनी के सामने दो चैलेंजेस हैं, एक तो यह है कि भाई इस चीज को एब्जॉर्ब कर ले कि अपने प्रॉफिट जो है वो कम रहेंगे, कोई बात नहीं, हम उस अकॉर्डिंग और मार्केट्स पे डाइवर्सिफाई करेंगे और मार्केट्स को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अपने प्राइजेस को इंक्रीज करिए, तो अगर प्राइजेस को इंक्रीज करेंगे तो अगर टैरिफ मान लीजिए उस पर लगता भी है तो प्रॉफिट मार्जिन पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो आप सब जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी, प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पर ये दो डायलेमा दिखते हैं। तीसरी चीज, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी, लॉजिस्टिक इशू एंड डिले इन रीनेगोशिएशंस। सप्लाई चेन को लेकर भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी, लॉजिस्टिक को लेकर इशू और रीनेगोशिएशंस डिले, ये फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। देन जॉब लॉस रिस्क, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में रिजॉर्ट टू ले ऑफ, क्योंकि जब प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कॉस्ट लगातार बढ़ती जाएगी, तो ऐसे केस में ले ऑफ होने की संभावना भी बढ़ती है। फॉरेक्स वॉलेटिलिटी, रुपी के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मान लीजिए भारत के एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते तो ऐसे में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा, और ऐसे केस में जो डॉलर है उसका एप्रिसिएशन भी होगा। तो इन सब चीजों की वजह से ये एक चैलेंज हमारी इकोनॉमी और स्पेशली बिजनेसमैन के लिए क्रिएट होता है। फिर अब बात यह आती है कि आरबीआई का इस पर क्या एक्शन होना चाहिए भाई, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली देश की मॉनेटरी पॉलिसी
के ऊपर डिसीजन लेती है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो यहां पर आरबीआई को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है हमारी वो हर 5 साल में होती है। इस समय 4% ±2% है, यानी 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन अगर रहता है तो इकोनॉमी के लिए ठीक है। तो इन्फ्लेशन इस समय स्टेबल लेवल पर है, तो आरबीआई के पास और ज्यादा रूम है रेट कट करने का, ताकि एक्सपेंशन इंक्रीज कर सके, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करके मनी फ्लो को इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी अभी आरबीआई के पास है। दूसरी चीज, फेड जो है, जो यूएस फेड है, उसने भी रेट्स को स्टडी कर रखा है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अमेरिका में ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं, और जो एफआईज हैं वो पैसा इंडिया से विड्रॉ करके अमेरिका के मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बीइंग मोर स्टेबल एंड गेटिंग गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो यहां पर आरबीआई को थोड़ा कॉशियसली मूव करना होगा, यानी कि रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का हो सकता है, लेकिन उसके आगे का रेट कट अभी थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। फिर अगर हम आगे बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो कि अमेरिका के इन डिसीजन से बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये स्टडी रिटर्न्स आपको देंगे, यानी बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क भी एसोसिएट नहीं होगी। डोमेस्टिक सेक्टर्स की बात करें, एफएमसीजीज, बैंकिंग, इंफ्रा जो है वो भी इस समय सेफ है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डायरेक्टली अमेरिका के इन टैरिफ्स पर नहीं है। लेकिन चैलेंजेस कहां आ सकते हैं? चैलेंजेस आ सकते हैं उन स्टॉक्स में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और जिन पर अमेरिका के टैरिफ्स का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी, ऑटोज जो है, इनके स्टॉक्स में वेरिएशन दिख सकता है। और यहीं पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो 2026, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें अभी और ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। दिस इज ऑल प्रोजेक्शंस, मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्म रूलिंग है, बट ये प्रोजेक्शंस हम सोच सकते हैं कि ऐसे होने की संभावना बनती है। फिर आगे बात करें इंडिया रशिया चाइना एक्सेस, एक और ऐसा इशू है जिसकी वजह से ट्रंप का थोड़ा सा यहां पर एक कॉज ऑफ वरी है, और ट्रंप यहां पर किसी भी कंट्री को एग्जम्प्ट नहीं करने का सोच रहे हैं, स्पेशली इन 3 कंट्रीज में। देखिए, रशिया जो है, इंडिया लगातार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और रशिया इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड है। तो इंडिया रशिया के साथ कभी अपने रिलेशन खराब नहीं करेगा, क्योंकि रशिया ने आज नहीं, आज से बहुत सालों पहले तक भी भारत के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। फिर चाइना की अगर हम बात करें तो एक ऐसा मामला यहां पर है जहां पर चाइना इंडिया भी साथ होते दिख रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस हेजेमनी इन ऑयल एंड डिफेंस परचेसेस, यानी कि इंडिया चाइना का भी यहां पर टेक और स्टैंड लगभग एक जैसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिर ब्रिक्स का कोऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, और यह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये यूएस हेजेमनी या डॉलर हेजेमनी को वीक करेगा, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, यानी कि, या फिर हम ये कहें ब्रिक्स करेंसी भी प्रमोट होती दिख रही है। आपको पता होगा जो लास्ट ब्रिक्स मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा एक बात भी आई थी कि ब्रिक्स अपनी एक कॉमन करेंसी ला सकता है। इस पर ट्रंप ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर डॉलर को नेग्लेक्ट किया गया तो फिर ब्रिक्स कंट्रीज जान लें, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है। लेकिन यहां पे ब्रिक्स कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता दिख रहा है, और ऐसे में इंडिया के ऊपर यूएस लगातार प्रेशर बना रहा है कि भाई आप एक जगह चूज कर लीजिए, या तो अमेरिका को सपोर्ट लीजिए या फिर इन कंट्रीज का सपोर्ट करिए। मतलब यूएस कह रहा है सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया को कह रहा है सपोर्ट लेने की अब जरूरत ही नहीं है। यूएस ही कह रहा है आप एक तरफ हो जाइए, या तो आप हमारी तरफ होइए या रशिया चाइना की तरफ भी आप हो सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। बट इंडिया हमेशा से ही इस चीज को फॉलो करता है कि भाई हम हमारे काम करेंगे, हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देंगे, हमें क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें एक यूएस के प्रेशर में आना है, ना हमें किसी और कंट्री के प्रेशर में आना है। वी गो विथ आवर स्टैंसेस एंड वी मेक आवर पॉलिसीज क्लियर। फिर अगर आगे बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप टैरिफ जो इंक्रीज होने की बात आई है, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिजास्ट्रस होगा भारत पे। मतलब अगर आप देखें तो कुछ चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे केमिकल है, या हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है, या हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, लेकिन ऐसा डिजास्ट्रस नहीं है। क्यों? पहली चीज, हाफ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट रिमेन अनअफेक्टेड। इंडिया का जो हाफ एक्सपोर्ट यूएस में जाता है वो अनअफेक्टेड है, जैसे फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी एग्जम्पशन है। फिर इंडिया खुद के फंडामेंटल्स पर बहुत ध्यान दे रहा है, मिडिल क्लास की ग्रोथ, पॉलिसी सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपने देखा होगा इंडिया यूके के साथ एफटीए करके आया है, तो ऐसे में इंडिया अपनी पॉलिसीज को और स्ट्रेंथन कर रहा है।
उसके साथ साथ में इंडिया का फोकस है डिप्लोमेटिक टाइज को इंक्रीज करना, और जो ये यूएस के एफआईज का विड्रॉल या जिसकी वजह से जो टर्बुलेंस होता है, इंडिया अब इन चीजों को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहता है। फिर इंडिया जो है वो चाइना प्लस वन मॉडल पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम चाइना प्लस वन मॉडल पे फोकस करेंगे तो हम वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव कंट्री के फॉर्म में दिखेंगे कि आप चाइना के ऊपर अपनी रिलायबिलिटी को शिफ्ट करके इंडिया पे आइए। क्योंकि आज इंडिया सेमीकंडक्टर्स भी बना रहा है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया चाइना को बहुत जल्द रिप्लेस कर देगा, बट इंडिया अपने आप को क्रिएट कर सकता है एक ऑल्टरनेटिव कंट्री। सेमीकंडक्टर्स हम बना रहे हैं, फार्मा में हम एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, और पीएलआई स्कीम आने के बाद से आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी बढ़ी है, क्योंकि भारत को बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन भी बनना है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया जो है अपनी डेटा सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और इंडिया ये भी सोच सकता है कि वापस से डिजिटल टैक्स हम इंपोज करें। आपको पता होगा गाफा टैक्स, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी हमने इंपोज किया था, लेकिन अभी हमने कुछ समय के लिए उसको हटा दिया है। बट अगेन हम इन सब कंट्रीज पर ये वापस, इन सब फॉरेन कंपनीज पर ये वापस इंपोज करने का सोच सकते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, नॉट अ प्रॉपर डिजास्टर। फिर पीयूष गोयल जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। डोनाल्ड ट्रम्प्स 25% टैरिफ एंड कंसिडर इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा के ये कहा था इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। तो उन्होंने क्लियर कट, पीयूष गोयल जी ने कहा कि पहली बात तो हम कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यानी कोई भी ट्रेड डील हो, कुछ भी हो, हमारे फार्मर्स, वर्कर्स, एमएसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर इसका कभी इंपैक्ट हम नहीं आने देंगे। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इंडिया के ऊपर ये डेड इकोनॉमी का टैग ट्रंप जी ने लगाया है, इसके अगेंस्ट में उन्होंने बात बोली कि इंडिया ग्लोबल ग्रोथ में 16% कंट्रीब्यूशन करता है, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये आईएमएफ का डेटा है। फिर उन्होंने कहा कि एक समय पे जहां भारत को फ्रेजाइल 5 का टैग दिया गया था, आज इस समय भारत उस टैग से बाहर निकल के ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्पॉट हासिल कर चुका है। इंटरनेशनल एजेंसीज, इन्वेस्टर्स इंडिया को एक स्टेबल, रेजिलिएंट और हाई ग्रोथ कंट्री मानते हैं, और 2027-28 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे। चौथी हम बनी चुके हैं यूएस और चाइना के बाद में। यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, एमएसएमई का ग्रोथ, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के साथ भारत विकसित भारत 2047 तक बहुत जल्द पहुंच सकता है। उसके अलावा इंडिया ऑलवेज रिमेन ओपन टू म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड टॉक। इनका ये कहना है, देखिए भारत कभी भी एग्रेसिवली काम नहीं करता। भारत हमेशा पहले ये देखता है कि आप और हम, किसी कोई भी दूसरा देश है, उसके साथ हम कैसे रिलेशंस को बेहतर करें, ट्रेड एक्सप्लोर करें, ऑल्टरनेटिव्स खोजें, रादर देन डायरेक्टली इंपोजिंग एन एक्शन। तो यहां पर इन्होंने बात बोली है कि इंडिया ने एफटीए साइन करा है यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ अब ये रैटिफिकेशन बचा है, साइन हो चुका है। ईएफटीए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकेस्टीन के साथ भी यहां बात चल रही है। तो इंडिया हमेशा यूएस के साथ भी विन विन मॉडल पर काम करना चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे ट्रेड, क्योंकि इंडिया वासुदेव कुटुंबकम, वी आर फैमिली पर बिलीव करता है, और इंडिया हमेशा ये कहेगा कि हम ऐसे ट्रेड को प्रमोट करना चाहेंगे जो यूएस के लिए भी बेनिफिशियल हो और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूएस का ये जो टैरिफ 25% है, इसका इंपैक्ट इंडिया पर कितना आएगा, और कैसे इंडिया और बेहतर तरीके से इस टैरिफ को झेलकर अपनी इकोनॉमी को लगातार बिल्ड करने में लगेगा। आप सब हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर। Veranda IAS, where your dream becomes reality.